हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेटेड। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जेजू आइलैंड रेड पर जब 17 एस रैंक के हंटर्स एंड किंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, तब जिन्वू ने सिंगल हैंडेडली उसे खत्म किया था और बचे हुए हंटर्स को बचाया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सब तब शुरू होता है जब जापानीज हंटर एसोसिएशन से गोजो और यूजी गोतो और यूजी, जो जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, वो कोरियन हंटर एसोसिएशन के लिए एक प्रपोजल लेकर आया होता है कि वो लोग चाहते हैं कि कोरियन एंड जापानीज हंटर एसोसिएशन मिलकर जेजू आइलैंड पर रेड करे, क्योंकि उस आइलैंड से एक एंट इवॉल्व होकर जेजू आइलैंड से जापान पहुंच गई थी। तो फ्यूचर में वर्स्ट केस सिनेरियो से बचने के लिए वो लोग चाहते हैं कि जापानीज और कोरियन हंटर एसोसिएशन मिलकर चौथी बार जेजू आइलैंड पर रेड करे, जहाँ इससे पहले भी 3 बार जेजू आइलैंड पर रेड हो चुकी है और तीनों बार वो नाकाम हुए थे, जिसकी एक झलक हमें एपिसोड 1 में भी देखने को मिली थी। खैर, तो गोतो यूजी प्रपोज करता है कि हमारे 10 एस रैंक के हंटर्स इस रेड को ज्वाइन करेंगे, इंक्लूडिंग मी। तो उनका प्लान कुछ ऐसा है कि जापानीज हंटर्स सभी एंट्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका फायदा उठा के सारे कोरियन हंटर्स मिलकर एंट क्वीन को डिफीट कर देंगे। और इस प्रपोजल को कोरियन हंटर एसोसिएशन मान लेती है। और यहाँ गोतो यूजी इस रेड को इसलिए भी करवाना चाहता है ताकि वो इसका फायदा उठाकर एस रैंक से प्रमोट होकर एक नेशनल लेवल हंटर बन सके। तो कोरियन एसोसिएशन इस रेड के लिए मान जाती है एंड इस रेड को शुरू करने से पहले मिस्टर गो सभी एस रैंक के हंटर्स का एक ट्रेनिंग सेशन रखवाते हैं, जिसमें वो लोग जेजू आइलैंड जाने से पहले थोड़ा बहुत ट्रेन कर सके। और यहाँ मिस्टर गो जिन्वू को भी इनवाइट करते हैं ताकि वो उसे भी इस रेड को ज्वाइन करवा सके। और मैं बता दूं कि जिन्वू अभी थोड़ी देर पहले ही डीमन किंग बरान को हरा कर आया है और वो अब 97 लेवल रीच कर चुका है। तो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जिन्वू इस रेड को ज्वाइन करने से मना कर देता है, क्योंकि इस रेड में ऑलरेडी जापान के 10 एस रैंक के हंटर्स और कोरिया के 7 एस रैंक के हंटर्स हैं। तो जिन्वू को लगता है कि इतने लोग काफी है जेजू आइलैंड रेड के लिए। और अब जब वो यहाँ आया ही हुआ है तो वो एस रैंक हंटर्स की ट्रेनिंग देखने में काफी इंटरेस्टेड हो जाता है। एंड सभी एस रैंक हंटर्स की ट्रेनिंग करते करते एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग एक फ्रेंडली मैच में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब एक तरफ है 4 जापानीज एस रैंक के हंटर्स एक्सक्लूडिंग गोतो यूजी, और दूसरी तरफ 4 कोरियन हंटर्स, जिसमें मेरी चा भी है। और अनफॉर्चुनेटली इसे जापानीज हंटर्स जीत जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक फ्रेंडली मैच के हिसाब से कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चली गई थी। और चा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस लड़ाई में जिन्वू को भी कूदना पड़ जाता है। और यहाँ जिन्वू इतनी तेज आया था चा को बचाने, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, कि उसने जापानीज हंटर को एक ही अटैक में रोक दिया था। तो ये देख के जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गोजो एंड यूजी, गोतो और यूजी चौंक जाता है और वो जिन्वू को सीधे एक 1v1 के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे जिन्वू एक्सेप्ट कर लेता है। बट उसकी एक शर्त होती है कि इस लड़ाई में गोतो और यूजी अपनी पूरी ताकत लगाएगा, यानी कि होल्ड बैक नहीं करेगा। और ये सुनते ही गोतो और यूजी की और सनक जाती है कि ये मेरे सामने इतना कैसे बोल रहा है। और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे हम एक तरह से लड़ाई भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन्वू अभी इतना लेवल अप कर चुका है कि उसके सामने गोतो और यूजी जैसे हंटर्स कुछ नहीं है। तो जिन्वू बोलता है चलो शुरू करते हैं। और जिन्वू को इतना बोलते ही गोतो तुरंत बिना एक सेकंड वेस्ट किए उस पर अटैक कर देता है, जिसे जिन्वू बहुत तेजी में डॉज कर लेता है। और ये देख के गोतो की और सनक जाती है। वो फिर से उस पर अटैक करता है, बट जिन्वू फिर से डॉज कर लेता है। और उसके दूसरी बार डॉज करते ही गोतो यूजी अपना आपा खो देता है। एंड अब वो जिन्वू को जान से खत्म करने के लिए अटैक कर देता है। और इस अटैक से जिन्वू को एक छोटा सा गाल पे स्क्रैच आ जाता है, बट यहाँ जिन्वू ने उसके हाथ को ही रोक दिया था। और ये देख के गोतो के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं कि ये जिन्वू ने कैसे कर दिया। और इससे पहले कि वो दोनों अपना आपा खोते, चा और बाकी हंटर्स उन दोनों को रोक देते हैं। और फिर ये सब खत्म होता है। जिन्वू मिस्टर गो को जेजू आइलैंड रेड में पार्टिसिपेट करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ जिन्वू को फेस करने से गोतो और यूजी बिल्कुल कांप चुका है। और वो कांपे भी क्यों ना, वो मेन कैरेक्टर जो है। तो अब फाइनली जेजू आइलैंड रेड शुरू हो जाती है। बहुत सारी शिप्स जेजू आइलैंड के लिए डिप्लॉय कर दी जाती है, जिसमें अंदर जेजू आइलैंड पर 17 एस रैंक हंटर्स तो जा ही रहे हैं, बट उनके साथ ए रैंक के हंटर्स भी हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये एक एस रैंक का डंजन है। और उनके साथ एक ए रैंक का कैमरामैन भी है, ताकि वो इस रेड को लाइव ब्रॉडकास्ट कर सके। एंड बहुत सारे ए और बी रैंक के हंटर्स भी जेजू आइलैंड को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ताकि अंदर से कोई भी एंट बचकर भाग ना पाए। तो गोतो और यूजी ऑपरेशन शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। एंड फाइनली जेजू आइलैंड रेड बिगिंस। तो जोंगिन ऊपर से उन एंट्स पर अपने फ्लेम से अटैक करना शुरू कर देता है और उन सभी को जलाकर राख कर देता है। और उसके बाद सभी हंटर्स कूद जाते हैं उन चींटियों का खात्मा करने। तो प्लान के मुताबिक जापानीज हंटर्स सभी एंट्स को डिस्ट्रैक्ट करके खत्म कर रहे हैं और कोरियन हंटर्स अंदर चल पड़े हैं क्वीन को खत्म करने। और वहीं दूसरी तरफ जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट पूरे कर रहा है, जहाँ वो बोलता है कि मेरे बिना भी वो लोग इस रेड को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है तो। और वहीं दूसरी तरफ जोंगिन और चा के साथ बाकी लोग भी अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे एंट्स के अंडे दिखाई देते हैं।
तो जोंगिन बोलता है मैं ये सब जलाकर राख कर रहा हूँ। तो चा उससे बोलती है नहीं रुको जरा, और वो नोटिस करती है कि वहाँ का एक अंडा पहले से ही फूटा पड़ा है और उन्हें लगता है कि क्या इसमें क्वीन का रॉयल गार्ड था। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दूसरे हंटर्स पर, जहाँ वो एंट्स को खत्म करके थोड़ी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और तभी वो और एंट्स को अपनी तरफ आता हुआ नोटिस करते हैं। बट सडनली उनमें से एक का गला कट जाता है और जब तक वो कुछ कर पाते हैं इसका सिर भी फट जाता है एंड फिर तीसरे का भी। और क्योंकि अब ये पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी है तो दूसरी जापानीज टीम इनसे कनेक्शन खो चुकी है, तो वो यही चेक करने उनकी लोकेशन पर जा रहे होते हैं और वो वहाँ पर उनके खून से लगे सामान को देखकर डर जाते हैं और तभी उन्हें किसी का बहुत ही भयानक प्रेजेंस फील होता है जिससे उनकी फट के चार हो जाती है और वो लोग भी वहाँ मारे जाते हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चा की टीम पर, जहाँ वो एंट्स को मार मार के क्वीन की लोकेशन का पता लगा चुके हैं। तो जोंगिन अपने फ्लेम से क्वीन के रॉयल गार्ड्स को फ्राई करना शुरू कर देता है और बेक भी अपनी इस खतरनाक सी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड चा और बाकी हंटर्स भी गार्ड्स को खत्म करने लग जाते हैं, जहाँ वो कैमरामैन इस बैटल को देख के बिल्कुल शॉक्ड है कि ये है एस रैंक हंटर्स की ताकत। और उनके साथ एक एस रैंक का हीलर भी है जो उनके डैमेज को हील किए जा रहा है। तो वो लोग मिलकर सभी रॉयल गार्ड्स को खत्म कर देते हैं और साथ ही साथ क्वीन को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी उन सबको एक बहुत ही भयंकर प्रेजेंस फील होता है एंड एंट्री होती है एंड किंग की, और चा तो उसकी स्मेल से ही कांप रही होती है एंड बाकी सबकी भी फटके चार हो रखी है कि ये कहाँ से आ गया, अब हमें इस मॉन्स्टर से भी लड़ना होगा। लेकिन एंड किंग चुपचाप आगे बढ़ते बढ़ते क्वीन की बॉडी के पास पहुंच जाता है और वो उसे मरा हुआ देख के और गुस्से में आ जाता है, जिससे उसका प्रेजेंस और भी हैवी हो जाता है और इधर अपने हंटर्स की हालत खराब। एंड तभी एंड किंग चा को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है और डोंग वुक के दोनों हाथ काट देता है। फिर बेक और जोंगिन को भी एक एक स्लैश में खून निकाल देता है। लेकिन तभी डोंग वुक के हाथ वापस से रीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि उस हीलर ने उन्हें हील कर दिया है। तो वो तुरंत एंड किंग पे अटैक कर देता है, बट एंड किंग उसकी टांग पकड़ के उसे घुमा के फेंक देता है और फिर उस हीलर को भी जान से मार डालता है, जिसे देख के बेक बिल्कुल रेज में चला जाता है और वो एंड किंग पर कूद जाता है। लेकिन एंड किंग उन सबसे बहुत ताकतवर है, वो बेक को अपने एक हाथ से टांग लेता है और अब बेक की ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। एंड किंग उससे पूछता है तुम लोग बहुत कमजोर हो, तुम्हारा किंग कौन है? और ये सुन के बेक थोड़ा सोच में पड़ जाता है, बट तभी एंड किंग को बाहर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है और वो तुरंत वहां निकल जाता है और ये प्रेजेंस किसी और का नहीं गोतो ryuji का है। और फिर हम देखते हैं गोतो ryuji को अपनी टीम के साथ, वो भी वहां पहुंच चुका है जहां अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी टीम के हंटर्स की मौत हुई थी। वो उन मरे हुए हंटर्स को देख कर यही बोलता है कि ये लोग बहुत कमजोर थे इसीलिए मारे गए। और यही हमें ये भी रिवील होता है कि इनका इस जेजू आइलैंड रेड को करने का अल्टीमेट गोल ही यही था कि वो सभी कोरियन एस रैंक्स को एनहाइलेट करवा सके। तो इसीलिए अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं। बट तभी एंड किंग बहुत तेजी से उस पर अटैक कर देता है, जिसे गोतो ryuji अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है, बट उसका एक मेंबर मारा जाता है और फिर ryuji और एंड किंग की लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड किंग उससे पूछता है क्या तू ही किंग है? जिसमें जोश जोश में ryuji बोल देता है हाँ मैं ही किंग हूँ। और सिर्फ ये दो शब्द बोलना उसे बहुत भारी पड़ता है क्योंकि अगले ही पल एंड किंग उसकी गर्दन अलग कर देता है। भाई ये काहे का जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, इससे बढ़िया तो अपने कोरियन हंटर्स हैं जो कुछ देर तक टिके तो रहे। खैर फिर सीन शिफ्ट हो जाता है अपने कोरियन हंटर्स पर, तो वहाँ जो बची हुई एंट्स थी वो उन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिनसे जैसे तैसे करके वो लोग बच रहे थे। बट तभी उनकी शैडो में से जिन्वू का एक शैडो सोल्जर निकलता है और वो उन एंट्स को रोकने की कोशिश करता है। और फिर हम जिन्वू को देखते हैं, वो बोलता है एक्सचेंज। तो यहाँ जिन्वू ने बेक की शैडो में अपना एक शैडो सोल्जर छुपा दिया था ताकि अगर सिचुएशन वर्स हुई तो वो सीधे उससे स्विच करके वहाँ पहुँच जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। अब जिन्वू पहुँच चुका है जेजू आइलैंड पर, जहाँ पहुँचते ही उसने अपने शैडो आर्मी समन कर ली है और फिर वो डीमन किंग के डैगर्स को निकाल के उन एंट्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ इग्रिस और पूरी शैडो आर्मी भी सारी एंट्स को खत्म करना शुरू कर देती है। फिर जिन्वू उन मरी हुई एंट्स से भी शैडो एक्सट्रैक्ट करके उन्हें अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा बना लेता है एंड फिर वो एंट्स भी बाकी एंट्स को खत्म करना शुरू कर देती है। यहाँ जिन्वू बाकी हंटर्स को हीलिंग लिक्विड भी दे देता है जिससे वो सब हील हो जाते हैं एक्सेप्ट चा, उसे कुछ ज्यादा ही तगड़ा अटैक लगा था। और तभी वहाँ एंड किंग वापस आ जाता है एंड अब वो जिन्वू से पूछता है क्या तू ह्यूमंस का किंग है? और फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड किंग जिन्वू पे एक ऐसा अटैक करता है जिससे सबको लगता है कि जिन्वू तो गया, बट जिन्वू बोलता है ऐसे कैसे? यहाँ एंड किंग ये भूल गया है कि अभी तक वो जिससे लड़ रहा था वो सब साइड कैरेक्टर्स थे, बट अब उसके सामने है अपना मेन कैरेक्टर। तो जिन्वू तुरंत एक्टिवेट करता है कमांडर्स टच। इस स्किल की मदद से वो किसी भी चीज को बिना टच किए उसे कंट्रोल कर सकता है, जस्ट लाइक टेलीकिनेसिस। तो जिन्वू तुरंत एंड किंग को जमीन पे चिपका देता है और उसे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है जिससे वो बहुत दूर फेंका जाता है और ये देख के सब चौंक जाते हैं एंड देन असली बैटल शुरू होती है। जिन्वू एक ही मुक्के में एंड किंग का एक्सोस्केलेटन तोड़ देता है और जिन्वू को ऐसे लड़ता हुआ देख के एंड किंग की भी फटके चार हो जाती है। बस हवा निकल गई।
एंड इसके बाद जिन्वू एंट किंग को खूब पीटता है, जिससे उसका एक्सोस्केलेटन पूरा टूट जाता है। बट तभी एंट किंग अपनी जीभ से अटैक कर देता है, जो जिन्वू के गाल पर लग जाता है। और ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, वो एक बहुत ही पॉइजनस ब्लेड थी। और ये देख के एंट किंग खुश हो जाता है। वो बोलता है बस अब बहुत हो गया, और जिन्वू पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिस्टम की हेल्प से जिन्वू की बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई हो जाती है, जिससे उसकी बॉडी पर किसी भी पॉइजन का असर नहीं होता है। और वो तुरंत एंट किंग को एक मुक्का जड़ देता है, और फिर वो उसे लात मारने की कोशिश करता है। बट एंट किंग वहाँ से गायब हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी स्पीड का यूज करके उससे लड़ेगा। लेकिन सामने जिन्वू भी अपने डैगर्स को लेकर रेडी है, और फिर जिन्वू उन डैगर से बहुत सारे अटैक्स कर देता है, जिसे एंट किंग थोड़ा हैंडल कर लेता है। तो जिन्वू एक्टिवेट करता है क्रिटिकल अटैक, और उसके एक ही अटैक से वो स्किल भी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। और फिर जिन्वू म्यूटिलेट का यूज करके एंट किंग पे स्लैशेस की बारिश कर देता है, जिससे एंट किंग कांपने लग जाता है, और वो चिल्ला के सारी एंट्स को बुला लेता है। और इधर जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी समन करके उन सब पर अटैक करवा देता है। और वो इतने पर भी नहीं रुकता है, वो टस्क को भी समन कर लेता है। और हम सबको पता है कि टस्क की एबिलिटीज कितनी ओवरपावर्ड है। जिन्वू बकायदा टस्क को इंस्ट्रक्शंस देता है कि किसी भी ह्यूमंस को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें दोबारा समन नहीं करूंगा। और फिर टस्क अपनी एबिलिटीज का यूज करके सभी एंट्स को खत्म कर देता है। और ये देख के एंट किंग को बस एक ही चीज समझ आती है कि अब उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वो तुरंत उस हीलर की एबिलिटी का यूज करके वहाँ से उड़ जाता है। बट यहाँ जिन्वू फिर से एक्टिवेट करता है कमांडर्स टच, और एंट किंग को नीचे पटक देता है, एंड फिर म्यूटिलेट एक्टिवेट करके उसे वहीं खत्म कर देता है। और यही हो जाता है एंट किंग का दी एंड। और फिर जिन्वू का भी लेवल अप हो जाता है, एंड अब वो 100 लेवल रीच कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ चा अभी भी होश में नहीं आई होती है, तो जिन्वू तुरंत उसके पास जाता है, एंड उसे सडनली एक आइडिया आता है, और वो कैमरामैन से उसका कैमरा बंद करने के लिए बोलता है। जी हाँ, कैमरामैन जिंदा है। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि कैमरामैन नेवर डाइज। एनीवेज, जोक्स असाइड, तो कैमरा बंद होने पर जिन्वू अपनी सभी शैडो आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो जाकर ब्यूंग की बॉडी ढूंढ कर लाए। अरे वही जो एस रैंक का हीलर था जिसे एंट किंग ने मार दिया था। हाँ, तो वो उसकी बॉडी लाते हैं, और फिर जिन्वू उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर देता है। और ये देख के बेक और बाकी सब चौंक जाते हैं कि क्या इसके पास डेड को भी कमांड करने की ताकत है। एंड फिर ब्यूंग की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, और वो तुरंत चा को हील कर देता है। एंड फिर बेक के कहने पर जिन्वू उसकी शैडो को वापस से टर्मिनेट कर देता है, और इसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, और जिन्वू वापस से वहीं पर पहुंच जाता है, और वो एंट किंग की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और उसे नाम देता है बेरू। एंड यहाँ बेरू की रैंक है जनरल, यानी कि वो जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी में से सबसे टॉप रैंक का है। एंड इसी के साथ होती है जेजू आइलैंड रेड खत्म। तो बस इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और आपको कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको जानना है कि आखिर संग जिन्वू कितना पावरफुल है, उसका पावर लेवल क्या है, तो इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और भी एनिमे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।